नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में भाजपा की वापसी के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर सबकी नजर। प्रवेश वर्मा समेत कई नए चुने विधायक सीएम की दौड़ में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने आधी आबादी को दिया भरोसा, कहा नारी शक्ति को किया वादा होगा पूरा। यमुना को साफ करने के लिए हर संभव प्रयास की कही बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आगामी सप्ताह में पेश कर सकती हैं नया आयकर विधेयक। 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की लेगा जगह। मेक्सिको में बस और ट्रक की टक्कर में 41 लोगों की मौत। टक्कर के बाद बस में लगी आग, हादसे की जांच जारी। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे कटक में आज सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पार्टी ने 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करते हुए 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें जीती हैं। इसी सिलसिले में आज सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ बड़ी बैठक होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। इनके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, चुनाव प्रभारी विजय पांडा समेत दिल्ली के कुछ अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। नई दिल्ली सीट से जीत के बाद प्रवेश वर्मा की राजनीतिक लोकप्रियता बढ़ गई है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4089 मतों से हराया है। इससे वो भाजपा की आगामी सरकार में शीर्ष पद के संभावित दावेदार बन गए हैं। पार्टी नेताओं ने बताया कि भाजपा की ओर से चुनाव जीतने वालों में कई अनुभवी वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। मुख्यमंत्री की दौड़ में आशीष सूद और पूर्व राज्य महासचिव संगठन पवन शर्मा, दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय शामिल हैं। इस बीच भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनने का फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा। उन्होंने कहा कि सभी नवनिर्वाचित विधायक पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का उनके पैतृक गांव मुंडका पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुंडका में उन्होंने दादा भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को मात दी है। मैं पूरी भारी दिल्ली को, सारे गांव देहात को हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई और हमारी सरकार बनी है। ये सरकार दिल्ली देहात के लिए अच्छा काम करेगी, पूरी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी। सारी कॉलोनियों के लिए जो भी काम हमारे नेता डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के अधूरे रह गए थे, जो उनके सपने थे, वो सारे कामों को पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली में लेकर आएंगे। बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। मेरे गांव का हमेशा बहुत आशीर्वाद रहता है। आपने मेरे चुनाव में भी आकर काम किया, उसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली को एक बहुत ही सुंदर राजधानी बनाएंगे, ऐसी राजधानी बनाएंगे जिसको हम सभी पर गर्व हो।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि अब राष्ट्रीय राजधानी एक दशक की आपदा से मुक्त हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस जनादेश से स्पष्ट है, आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है और आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई है। उन्होंने दिल्ली की जनता को आश्वस्त किया कि विधानसभा के पहले सत्र में महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी और दोषियों को दंडित कर उनसे लूटे हुए पैसे वसूले जाएंगे। ज्ञात हो कि दिल्ली शराब नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश न करने को भाजपा ने चुनावी मुद्दा बनाया था। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली शराब नीति से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट में शराब नीति के क्रियान्वयन में भी कई खामियां पाए जाने की बात सामने आई है। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की आधी आबादी से किया वादा पूरा करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कल कहा कि नारी शक्ति से किए हर एक वादे को पूरा करेंगे। आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्रों के कारण देश के करोड़ों लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। साथियों, देश की नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। और आज एक बार फिर नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, हमने हर राज्य में नारी शक्ति से किए हर वादे को पूरा किया है। आज इन राज्यों में करोड़ों माताओं बहनों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं दिल्ली की मातृशक्ति से भी कहता हूं, चुनाव में उनसे किया वादा जरूर पूरा किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई, जो पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी और आज दिल्ली की सीएम आतिशी इस्तीफा देंगी। आतिशी एलजी सचिवालय जाकर इस्तीफा सौंपेंगी। 2 विधानसभा चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार केवल 22 सीट पर ही जीत मिली है। पिछली बार से आप ने 40 सीटें गंवा दी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से, मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से और सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश सीट से हार का सामना करना पड़ा। सत्येंद्र जैन को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का तीसरी बार खाता नहीं खुल पाया। कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 70 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही अपनी जमानत बचा सकी है। ये बात जरूर है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अपनी वोट हिस्सेदारी में 2% से अधिक की बढ़ोतरी की है। उसने करीब 6.4% वोट हासिल किए, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे 4.26% वोट मिल पाए थे। कांग्रेस ने अपने इस प्रदर्शन पर निराशा जताई और साथ ही कहा कि उसने 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और 5 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी।
इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है कि वे आने वाले सप्ताह में लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश कर सकती हैं। ये विधेयक 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा। राज्यसभा में पेश होने के बाद विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी। Hope to have it introduced in the Lok Sabha in the coming week. Post that it will go to a committee. And as you know the process is, the committee gives its recommendation, it comes back, and then the government through the cabinet takes a call whether these amendments are to be taken in or some of them or more need to be added. It's only after that it again goes to the parliament. So once the parliament after that passes it is when we'll decide on when best to roll it out from. So although you're asking me a question of when will it roll out, I still have 3 critical stages to pass through. और वहीं आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्रों और अध्यापकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। चेन्नई के छात्र छात्राओं का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से हमें परीक्षा में अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। I am B.R. Kavin Kalyan and I am studying in 10th standard. Thank you for PM sir for being a great leader. The board exam date was declared at 15th February and we are preparing so hard. PM sir is going to make some tips that going to be helpful for me and all the 10 students. We are going to write 10th board examination in February 15th. We are so fearful about that, but we don't want to fear because our teachers gave us motivation and our parents were so supportable to us. And our Prime Minister going to give us motivational speech and tips to write the examination. I'm so excited to what are the speeches that he wants giving to us. नमस्ते, मेरा नाम भवेश एन है। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं श्री विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ता हूँ और अभी हमारे 15 फरवरी को बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट्स रिलीज़ हो चुकी है, जिसके लिए हम पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं। पीएम सर भी हमारी बहुत मदद करेंगे एक स्पीच देकर मंडे को, जो कि लाइव टेलीकास्ट पे आएगी। और अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की, जहां देश के कोने कोने से महाकुंभ में आए श्रद्धालु त्रिवेणी के पवित्र संगम में डुबकी लगाकर खुद को बेहद भाग्यशाली मान रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं में चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, पुरुष हो या महिला, हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेहद उत्साहित है। संगम में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आए श्रद्धालुओं की खुशी देखते ही बनती है। अब तक महाकुंभ में 42 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। शनिवार को 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि भीड़ का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और साथ ही साथ ये खूबसूरत पक्षी भी देखिए, ये भी आस्था की डुबकी संगम नोज में लगा रहे हैं। हम यहाँ स्टीमर में हैं और माँ संगम के पास जा रहे हैं। यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं। हम बहुत अपने आप को लकी महसूस करते हैं कि हम इसका एक हिस्सा बनने जा रहे हैं और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रशासन का जो सारा अरेंजमेंट है बहुत अच्छा है। हम अभी संगम नोज पर हैं और आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं में कितना जोश है। बहुत अच्छा लगा, मतलब जो हम लोग सोचे थे उससे कहीं ज्यादा कल्पना से परी है। ये खाड़े हैं, प्रदर्शनी है, मतलब क्या कुछ नहीं है देखने को। यहाँ पर बहुत 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 अच्छा अरेंजमेंट है और बहुत ही अच्छा सौभाग्य मानती हूँ मैं अपना कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आई और संगम में मुझे स्नान करने का मौका मिला। हम बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया है। क्राउड, ट्रैफिक, कोऑपरेटिव है सब लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा संगम किया गया है इस त्रिवेणी संगम में। यहाँ 144 वर्षों के बाद आ रहा है, वाकई में काफी अच्छा लगा। लोग बहुत उत्साहित है, श्रद्धालु हर कोने से यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार आप देख रहे होंगे श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। हम लोग भी पूरी तैयारी से, पूरी मुस्तैदी से लगातार लगे हुए हैं
वाटर में हमने लगातार प्रबंध कर रखा है कि किसी को किसी प्रकार की समस्या, कम से कम जीवन भय या कोई दुर्घटनाएं ना हो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भीड़ इतनी है लेकिन सुचारू रूप से लोग एक दूसरे के साथ चले जा रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भव्य महासंगम में हो सकता था और इस धरती पर आप देख रहे हैं एक दूसरे को सभी सहयोग कर रहे हैं। जानते नहीं है, नाम नहीं जानते, दोबारा जीवन में मिलेंगे भी नहीं, उसके बावजूद भी एक दूसरे का पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं, महादेव का जयकारा लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद झा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज प्रयागराज से। और वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमें कटक के बाराबाती स्टेडियम में आमने सामने होंगी। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। नागपुर में खेले गए पहले वनडे में भारत ने 4 विकेट से जीत दर्ज करके 3 मैच की सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है और उसका लक्ष्य अपना विजय अभियान जारी रखकर सीरीज जीतने पर होगा। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देखिएगा हमारा खास कार्यक्रम नवचेतना। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।